कल मैंने एक प्रश्न किया था, आज भी करूँगी, आपसे पूछूंगी, ठीक है? अरे बोलिए ना। नहीं, कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। कल मैंने प्रश्न किया था, इन तीनों पेनों में कौन सा पेन अच्छा है? गोल्डन वाला? अरे बोलिए ना। हाँ, बच्चे बताएंगे, बच्चे खड़े हो जाएं, छोटे बच्चे सब खड़े हो जाएं। हाँ, इन तीनों पेनों में कौन सा पेन अच्छा है? सारे बच्चे खड़े हो जाएं, यहाँ आ जाएं मेरे पास, सारे बच्चे मेरे पास यहाँ आ जाएं। हाँ, अब बच्चे बताएंगे इन तीनों पेन में सबसे अच्छा पेन कौन सा है? गोल्डन वाला। अच्छा, बड़े बताएंगे कौन सा पेन अच्छा है? अरे बोलिए ना, गोल्डन वाला। सारे अच्छे हैं? चलो, कुछ समझदार बैठे हैं, कुछ लोग समझदार बैठे, कल का प्रवचन सुन लिया होगा इसलिए आपने कोई बात नहीं। गोल्डन पेन अच्छा है। कौन सा पेन अच्छा है? अरे बोलिए ना। गोल्डन क्यों अच्छा? आपको गोल्ड अच्छा लगता है इसलिए गोल्डन अच्छा है। डिब्बी के अंदर में है, कंपनी का है, कंपनी की चीज़ तो बढ़िया होती है, हैं? यदि लोकल कंपनी की यदि मान लो घर में दहेज का सामान आ जाए तो सास कहती तेरी माँ ने दिया क्या है, ये सस्ती सी चीज़ दी है, कंपनी की नहीं दी है। बड़ा विश्वास, बड़ा मोह है कंपनी से। कंपनी का मोबाइल चाहिए, कंपनी की चीज़ चाहिए। तुम्हारी कौन सी कंपनी है? तुम किस कंपनी के हो? अपनी कंपनी बनाई कि नहीं बनाई? चलिए, आपने निर्णय दिया कि ये पेन अच्छा है और ये पेन अच्छा है तो ये पेन अच्छा नहीं है। एक से राग और एक से द्वेष। आपकी निर्णय क्षमता क्या है? अब मैं ये देखना चाह रही थी कि आपके अंदर निर्णय पावर है या नहीं है। अब आप ही बताइए कि आप जो निर्णय करते हैं वो केवल आँख के हिसाब से करते हैं या कान नाक मुंह के हिसाब से करते हैं? यदि केवल आँख के हिसाब से निर्णय करते हैं, मान लो बहुत बढ़िया भोजन बना है और आँख से देखा लाजवाब बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा डाल लिया, प्लेट में डालते ना शादी में, पनीर भी ज़्यादा ले लिया, ये भी ज़्यादा ले लिया, वो भी ज़्यादा ले लिया, क्यों? अच्छा दिख रहा है। अरे बोलिए ना। हलवा भी इतना सारा रख लिया, दोबारा इतनी भीड़ है, कौन घुसेगा? एक बार में ही ले लो जितना लेना है। अब भोजन शुरू किया, भोजन में नमक ही नहीं है। अब बताओ तुम्हारा निर्णय सही था या गलत था? भोजन, हलवे में मीठा नहीं है, अब बताओ तुम्हारा निर्णय सही था या गलत था? और तुम निर्णय लेने में देर नहीं लगाते हो। निर्णय लेने में सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने में सोचने का टाइम मिलना चाहिए कि पहला ये सोचना चाहिए कि प्रश्न कौन पूछ रहा है। आपने एकदम से कह दिया माता जी गोल्डन वाला। पहले तो ये सोचना चाहिए प्रश्न पूछने वाला कौन है। ये प्रश्न जो पूछने वाला है ये सामान्य प्रश्न तो पूछेगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति सामान्य नहीं है, इसलिए उसका प्रश्न भी सामान्य होने वाला नहीं है। आपने सोचा ही नहीं। मैंने कहा कौन सा पेन अच्छा, आपने कहा गोल्डन पेन अच्छा। पहली बात, एक यहां आप गलत हो गए कि आपने प्रश्न पूछने वाले को नहीं पहचाना। आप प्रश्न पूछने वाले को नहीं जानते, आप प्रश्न पूछने वाले की क्वालिटी नहीं जानते। इसका मतलब आप केवल रंग जानते हो, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हो। आप चमक जानते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हो। इससे ये महसूस हुआ, जो मैंने आपकी बुद्धि पढ़ी है इससे ये रिजल्ट निकल के आया कि केवल आप कलर और चमक दो चीज़ देखते हो, आपके अंदर तीसरी चीज़ देखने की क्षमता नहीं है। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या देखता है? जो बिल्कुल अभी गोदी में है और छोटा सा है,
एक चमकती हुई चीज उसको दो और एक बिना चमकती हुई दो, वो कौन सी चीज उठाएगा? तो तुम्हारे निर्णय में और बच्चे के निर्णय में क्या अंतर है? क्या तुम बड़े हो गए? तुम दिखने में तो बड़े हो गए, तुम आयु में तो बड़े हो गए, मगर तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। भले तुम बूढ़े हो गए हो, यदि केवल तुम देख के निर्णय लेते हो तो अभी तुम्हारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए तुम्हारे ज़्यादातर निर्णय गलत होते हैं। तुम जो सोचते हो वो नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं, और कुछ होते हैं पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। आप कौन हो? अरे बोलिए ना, उनमें से आप पहले वाले हो या आप दूसरे वाले हो? आप पहले बोलते हो फिर सोचते हो, ना सामने वाले का प्रश्न समझते हो, ना सामने वाले के भाव समझते हो, ना सामने वाले की गहराई में जाते हो, ना सामने वाले की बुद्धि पढ़ते हो। आप केवल आपने सुना और जवाब दे दिया। इसीलिए कलेश ज़्यादा है, इसीलिए लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, इसीलिए घर में आपस में शांति नहीं रहती है। यदि तुम्हारे अंदर सोच के बोलने की क्षमता आ जाए तो आधे कलेश अपने आप मिट जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम केवल आंख के स्तर पर जी रहे हो। किस स्तर पर जी रहे हो? आंख के स्तर पर। ना तुम कान के स्तर पे जी रहे हो, ना तुम मुंह के स्तर पे जी रहे हो। तुम कम खा सकते हो, तुम डाइटिंग कर सकते हो, हैं, तुम सबको सहन कर सकते हो, लेकिन दिखना अच्छा ना हो ये सहन नहीं कर सकते हो। इसलिए आज मकान जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? दिखाने के हिसाब के। बोलिए ना, भले उस घर में हवा ना आती हो, उस घर में धूप ना आती हो, उस घर में दिन भर लाइट में रहना पड़ता हो, मगर अच्छा हो, चमकता हुआ हो। मकान ऐसा होना चाहिए। अरे बोलिए ना, फ्लैट, फ्लैट है। हाँ, फ्लैट खरीदने के बाद लोग ऐसा गर्व महसूस करते हैं जैसे इनने स्वर्ग खरीद लिया हो, जैसे अभी स्वर्ग में जा रहे हो। एक फ्लैट क्या खरीद लिया, ये तो कई दिन तक खुशी खुशी घूमते हैं कि मैंने फ्लैट खरीदा है। और वो तो घूमते ही घूमते हैं। उनने फ्लैट खरीदा पूना में, उनने फ्लैट खरीदा बेंगलोर में, बॉम्बे में, और उनके परिवार वाले जो यहाँ रह रहे हैं, मेरे बेटे ने ना फ्लैट खरीद लिया है, मेरे बेटे ने ना फ्लैट खरीद लिया है, अब वो उसमें सेट हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में सेट हो रहा हो। और उसमें ना तो धूप आती है, ना उसमें हवा आती है। ऐसा फ्लैट खरीदा जो स्वास्थ्य खराब करता है, जिसमें तुम एसी के बिना नहीं रह सकते हो, जिसमें तुम चप्पल के बिना नहीं रह सकते हो, जिसमें तुम मतलब आधा स्वास्थ्य तो इसी से खराब हो जाता है। लेकिन दिखना अच्छा होना चाहिए, दिखना अच्छा। पुराना घर है, बीच में आंगन है, कमरे हैं आसपास में, धूप भी आती है, हवा भी आती है, शुद्ध वायु भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है, बारिश का पानी भी मिलता है, चौके का सामान भी सुखा लिया जाता है, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन जो वो नई बहू आएगी, क्या है मम्मी जी, ये पुराने घर में रह रही हो, कोई अच्छा सा घर खरीदो ना, कोई बढ़िया सा घर जो बढ़िया चमकता हुआ हो, पत्थर लगा हो, बढ़िया हो। बोलिए ना, आपका घर कैसा है? स्वास्थ्य के हिसाब से या आंख के हिसाब से? अच्छा, मिट्टी का घर पसंद है कि नहीं? यदि मिट्टी का घर होगा लड़के वालों का, क्या तुम अपनी लड़की दोगे? अरे बोलिए ना, नहीं दोगे। और चमकता हुआ पत्थर का फर्श और धूप हवा ना आती हो ऐसा फ्लैट दोगे नहीं दोगे? दे दोगे, है? मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। एक बार बिहार चल रहा था, गुरुजी के साथ में थे, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तो सुबह सुबह इसी मौसम में, यही समय था, इसी मौसम में गांव में होके निकलना पड़ता है।
गांव में एक दो परिवार थे, धर्मशाला थी नहीं उनके यहाँ, तो स्कूल में महाराज जी रुक गए, हम लोगों को किसी के घर में रोक दिया। तो मुझे किसी कारण से उस दिन वहीं रुकना था। सुबह सुबह मैंने नहाया, बाल बड़े थे, बाल धोए, ठंड लग रही थी, नहा के निकली तो उनके यहाँ पर 2 कमरे थे, एक इस साइड में और एक इस साइड में, और दोनों कमरे उन्होंने कह दिया था आप किसी में भी रुक जाना। तो मैंने नज़र डाली, पत्थर वाला कमरा, चली गई उसमें। कहाँ गई? किसने खींचा मुझे? अरे बोलिए ना, मुझे किसने खींचा? पत्थर वाले कमरे ने। ठीक है, मैं वहाँ गई, पत्थर एकदम ठंडा, एकदम ठंडा, और उनका पूरा कमरा खाली था, कमरे में कुछ बिछाने के लिए था ही नहीं उस समय, उन्होंने पूरा कमरा खाली कर दिया था। अब ठंड लग रही थी। अब इतने में उनकी ऊपर से उनकी लड़की आई, बोले दीदी आप इस कमरे में बैठ जाओ, इस कमरे की मैं सफाई कर दूँ। सुबह सुबह का टाइम था, तो उसके कहने पर मैं मिट्टी वाले कमरे में चली गई जहाँ मिट्टी का फर्श था। ऐसा लगा कि जैसे ठंड है ही नहीं, फर्श ठंडा है ही नहीं, मिट्टी एकदम ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडी होती है, और वहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं लगी। मैं बिना चटाई, बिना किसी चीज़ के आराम से वहाँ बैठी रही। उस दिन मुझे पता चला कि पत्थर क्या है और मिट्टी क्या है। अब बताओ स्वास्थ्य कहाँ ठीक रहेगा, पत्थर में या मिट्टी में? तुम्हारे बच्चे यदि मिट्टी में खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे या पत्थर में खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे? अरे बोलिए ना, मिट्टी में। क्यों? शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी को मिट्टी अनुकूल है। क्या है? मिट्टी को मिट्टी अनुकूल है, मिट्टी को मिट्टी स्वस्थ रखती है। ये दोनों एक ही जाति की हैं, शरीर और मिट्टी दोनों एक जाति की है, और पत्थर अलग जाति का है। पत्थर में कैल्शियम होता है, तो हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम होता है। पहले मुझे नहीं पता था पत्थर में कैल्शियम होता है। जब यहाँ पर मंदिर का काम हुआ, मार्बल आदि आया, तो मुझे बताया, बोले इसमें ज़्यादा कैल्शियम है और इसमें कम कैल्शियम है, और ये ज़्यादा कैल्शियम वाला महंगा है और कम कैल्शियम वाला सस्ता है। और ज़्यादा कैल्शियम के दाने पास पास होते हैं, अच्छा लगता है, और कम कैल्शियम के दाने दूर दूर होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। ओहो, मैंने कहा ये तो हड्डी वाला मामला है। हैं? यदि पत्थर में फिसलोगे तो क्या टूटेगी, और मिट्टी में फिसलोगे टूटेगी? नहीं टूटेगी। पत्थर में पानी पड़ जाए तो फिसल जाओगे, और मिट्टी में पानी पड़ जाए तो वो सोख लेगा, तुरंत सोख लेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम्हारा बचाव कर देगा। बोलिए हाँ या ना? तो मकान कैसा बनवाया आपने, स्वास्थ्य के हिसाब से या आंखों के हिसाब से? बीमारियां क्यों आ रही? वो पैदा होते ही बीमार रहता है, वो छोटा सा बीमार रहता, क्यों रहता है? अरे बोलिए ना, क्योंकि तुमने तो बचपन में मिट्टी के साथ खेला है, तुम्हारे बच्चों को बचपन में मिट्टी नहीं मिली है, और मिट्टी में खेलोगे तो मजबूत रहोगे, और पत्थर में खेलोगे तो वो बात आने वाली नहीं है। वो बेचारा मोबाइल में लगा रहता है, तुम भी पकड़ मोबाइल, मैं जरा रोटी बना लूं, पकड़ मोबाइल, जब देख टीवी, तू कार्टून देख ले, मैं जरा ये कर लूं। उसकी आंखें खराब, उसका स्वास्थ्य खराब, उसके पाँव खराब। टीवी देखने से पाँव खराब होते कि नहीं? मोबाइल देखने से क्या खराब होता है? अरे बोलिए ना। और यदि मैं कहूँ कि मोबाइल देखने से पाँव खराब होते हैं तो आप क्या कहोगे, सही या गलत? बोलिए ना। अब आप मुझे देख रहे हो, माता जी भी उल्टी बात करती हैं। मोबाइल तो देख रहे हैं आँख से, और माता जी कह रही पाँव खराब होते हैं।
अरे मैं तो कह रही आंख भी खराब होते, हाथ भी खराब होते हैं, मोबाइल देखने से पेट भी खराब होता है। पूछो क्यों? अभी एक प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको कि एक परिवार आया, उसकी बेटी के पैर खराब थे, बेटी करीब 14-15 साल की थी, उसके पैर खराब हो गए थे, उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई थी। भाई पूछा कि क्यों खराब हो गए? बोले माता जी ये मोबाइल बहुत ज़्यादा देखती है। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, अरे मोबाइल देखने से पैर का क्या संबंध है? बोले जब मोबाइल देखेगी तो एक जगह पड़ी रहेगी, और जब एक जगह पड़ी रहेगी तो पैर चलेंगे नहीं, और शरीर का जो अंग मेहनत ना करे वो कमजोर हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो अंग मेहनत ना करे, आप पैदल नहीं चलती, घुटने खराब हो जाते हैं, आप पैदल नहीं चलती, कमर खराब हो जाती है। क्यों खराब हो रहे? पैरों में दर्द क्यों बढ़ रहा है? पैदल नहीं चलने की वजह से। सुन लो, आज जितना चलोगे उतने पैर सही रहेंगे, जितना हाथों से काम करोगे उतने हाथ सही रहेंगे, और जितने दिमाग से ध्यान करोगे, स्वाध्याय करोगे तो दिमाग सही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मकान तो तुम्हारा बीमारी के हिसाब से बन ही गया है, अब उसको तो तुम बदल नहीं सकती, उसको तो तुम वापस लाने, सोच तो बदल सकती हो मगर अब तुम मकान नहीं बदल सकती हो। अब तुम्हारी मजबूरी बन गई है वो मकान, उसमें रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना सस्ता नहीं है कि आज कहा और कल बदल दिया, इतना सस्ता नहीं है मकान, आपकी रहना उसमें अब मजबूरी है। अब जब उसमें रहना ही है तो कुछ और काम ऐसे करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। तो उस लड़की के पैर खराब क्यों हुए? अरे बोलिए ना, ओ गुड़िया, छोटी गुड़िया, वो मोबाइल देख रही ना? नहीं देख रही तो क्या कर रही है? मेरी बात सुन, एक लड़की के पैर खराब हो गए, पता है क्यों खराब हो गए? क्योंकि वो ज्यादा मोबाइल चलाती थी, पर उसकी आंख खराब हो गई। क्यों? क्योंकि ज्यादा मोबाइल देखती थी, पर उसका दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में सारी चीजें जाती थी, सारी किरणें जाती थी, सारे विचार जाते थे। विचार जितने जरूरी हैं उतने ही दिमाग में डालने चाहिए। आपके घर में कितना सामान है? कबाड़ इकट्ठा करते हो क्या? अरे बोलिए ना, अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करते हो क्या? बोलिए ना, नहीं करते ना। तो ये दिमाग क्या है? ये भी एक घर है। क्या है? ये भी एक घर है, और विचार जो हैं वो इसमें रहने वाले हैं। विचार जो हैं वो इसमें रहने वाले हैं। तो घर में कितने विचार होने चाहिए? बोलिए, जितने जरूरी हैं। आज बच्चों के दिमाग क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि विचार ज्यादा आ गए। तुम जो कहते वो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मोबाइल से इतने विचार अंदर डाल लिए कि तुम्हारा वाला विचार उसके अंदर जाता ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हालांकि तुम मेरे वाले विचार तो अपने अंदर डाल रहे हो ना। क्यों डाल रहे हो? हल्के हैं। जैसे एक शीशी में पत्थर भर दिए, ठीक है, अब शीशी भर गई, अब कुछ उसमें भर सकते हो क्या? नहीं। अब उसमें रेत डालो, चली जाएगी ना? पत्थर के बीच बीच में जगह थी, ठीक है, अब उससे भी भर गया। अब कुछ और बचा क्या? आप उसमें कुछ डाल सकते क्या? अब उसमें पानी डालो। क्या डालो? तो जितने सूक्ष्म होंगे उतनी कम जगह चाहिए। तो जो धर्म के विचार हैं वो सूक्ष्म हैं, हल्के हैं, सुख देने वाले हैं, उनको तुम अपने दिमाग में डालते नहीं हो। और जिनमें वजन होता है उनको अपने दिमाग में डालते हो, इसलिए तुम्हारा सिर भारी हो जाता है। क्या हो जाता है? सिर भारी हो जाता है। और तुम्हारे सिर में इतना वजन होता है कि दर्द होने लगता है। फिर तुम्हारा दिमाग में डिप्रेशन हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि विचार, वजनदार विचार ज्यादा आ गए हैं।
मोबाइल जितना कम हो सके उतना कम देखो। क्या कहा मैंने? मोबाइल जितना कम हो सके उतना कम देखो, उतना अपने बच्चों को कम दो। और नहीं तो आने वाले समय में वो आजकल साइको बच्चे पैदा हो रहे हैं। साइको जानते हो? अरे बोलिए ना, साइको जानते हो? किसी भी चीज की कीमत ही नहीं समझते, पागल से आधे पागल भी नहीं है, पूरे पागल भी नहीं है और पागल भी है। हमारे यहाँ की भाषा में इसको झक्की बोलते, झक्की। क्या बोलते हैं इसको? झक्की बोलते हैं। झक्की यानी आधा पागल। पूरा पागल भी नहीं होगा भाई, पूरा पागल हो जाए तो दुख नहीं। क्या पूरा पागल हो जाए तो उसको कुछ पता ही नहीं है, सेंस रहित है, वो पूरा पागल है, दुख नहीं है उसके पास, क्योंकि उसके पास में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। पूरा पागल भी नहीं हुआ और पूरा ठीक भी नहीं है। ऐसा इंसान बड़ा दुखी रहता है, ऐसा इंसान बड़ा परेशान रहता है जो पागल भी नहीं है। आगे बोलिए ना। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आप सबकी बात नहीं है। तो बात चल रही थी आंखों की। किसकी बात चल रही है? आंखों की। तो ज्यादा से ज्यादा किस पर लोड पड़ रहा है आजकल? लोड किस पर ज्यादा है? आंखों पर लोड ज्यादा है। अच्छे कपड़े किस लिए पहनते हो? कान के लिए, मुंह के लिए, किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए, खुद को भी नहीं। स्टेटस लगाना है उसके लिए। मतलब कितना, एक स्टेटस के लिए तुम कितना खर्चा करते हो। मकान बढ़िया बनाते हो, कपड़े अच्छे पहनते हो, घंटे भर आईना के सामने खड़े होते हो, 2 घंटे ब्यूटी पार्लर वाले के पास बिना हिले बैठे रहते हो, वो तुम्हारे मुंह पे झाड़ू पोंछा करती रहती है। अरे बोलिए ना, हैं? हम कहेंगे ध्यान करना चाहिए, हिलना नहीं। 48 मिनट की सामायिक करो, ध्यान से बैठो, हिलना नहीं, स्थिर होकर। और मैं नहीं कह रही, भगवान महावीर कह रहे हैं कि एक सामायिक सबको रोज करनी चाहिए। करोगे? हिलना नहीं। कैसे कैसे हो सकता है? बिना हिले कैसे रह सकते? और वहां ब्यूटी पार्लर में 2 घंटे कैसे पड़े रहते उसके सामने बिना हिले? जरा सा हिलो तो वो चिल्लाती है। अरे बोलिए ना, हैं? वहां तुम रह सकते हो लेकिन यहां नहीं रह पाते हो। बंधुओं, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई आंख की। आंख की कहानी बहुत लंबी हो गई है वर्तमान में। अभी तो केवल एक मकान पे ही चर्चा करी मैंने कि जो तुम्हारा मकान है वो आंखों के कारण बनाया है। कितना खर्चा किया, जितनी कमाई कर रहे हो ना दिखाने के लिए, खाने के लिए कम, दिखाने के लिए ज्यादा। और पहले खाने के लिए कमाते थे और अब, अरे बोलिए ना, खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। खाने के लिए तो ईमानदारी से पेट भरा जा सकता है, दिखाने में, खाने में ईमानदारी से पेट भरा जा सकता है, लेकिन दिखाने के लिए ईमानदारी से काम होने वाला नहीं है। फिर उसका पति गड़बड़ करेगा, फिर गड़बड़ करेगा, फिर उसे सजा मिलेगी। पहले गड़बड़ नहीं करता था, कम पैसे कमाता था, पत्नी गुस्सा होती थी। अब पति कभी सोने के कंगन लेके आता है, कभी हार लेके, खुश है पत्नी। और एक दिन जेल चला गया, किसके कारण? पत्नी के कारण। किसके कारण जेल गया? क्यों? यदि पत्नी कहती कि आप गलत मत करना, आप जितना कमाओगे मैं उतने में घर चलाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे दिखाने को भी नहीं चाहिए, आप तो अच्छे से परिवार में खुश रहो, बस ये चाहती हूँ, तो पति गलत काम नहीं करता। अब पति गलत नहीं करता तो जेल नहीं जाता, या गलत नहीं होता तो पत्नी और परिवार अच्छे से रहता। तो किसने गलत करवाया? अरे बोलिए ना, पत्नी ने गलत करवाया। उसके पहले क्या खर्चा था? कपड़ा मिल गया, खाने मिल गया, बस बहुत है। बिंदी लगा ली, मांग भर ली, बहुत है। अब बिंदी और मांग के लिए पैसे नहीं चाहिए।
अब तो बाल उड़ाने के लिए वो पैसे उड़ाते हैं। बालों में उड़ते हुए बाल होने चाहिए, उसके लिए पैसे उड़ाते हैं। अब तो लिपस्टिक के लिए पहले मांग में सिंदूर लगाते थे, अब ओंठों पे लगता है, गालों में लगता है लाल गाल और लाल ओंठ लाल। मैंने एक दिन कहा था, मैं कुछ बोल रही हूं, आप कल्पना करना, बाल फैले हुए, ओंठ लाल, नाखून लाल, आंखें काली। बताइए मैंने किसकी कल्पना करी है? भूतनी की? किसकी कल्पना करी है? अरे बोलिए ना। तो आजकल की कल्पना में यही तो उतर रही है, बाल खुले हुए, ओंठ लाल, आंखें काली, नाखून बड़े बड़े और लाल लाल। क्या करके आई है? किसी का खून पी के आई है। ओंठ लाल और नाखून लाल। अब कल्पना करो आपकी दिशा किस तरफ जा रही है, आप कहाँ, आपकी सोच कहाँ जा रही है, आप किस तरफ में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हो। अब इनको तो मेरी बात मेरे ख्याल से वो लाल लाल इशारा कर रही है, वहां से खड़े खड़े इशारा कर रही, चलो। नहीं देखो एक और उठ गए। अब जब वो जो ऐसे होगा तो डरना तो पड़ेगा ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मेरा भी समय हो गया है, आप लोग बैठ जाएं तो आपको महत्व और सुना दूं। चलिए, टीवी में तो सुनते हो ना, चलो बढ़िया। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। हीरे की कणी का, जेब में मणि का, और आजकल की भूत। आगे आगे शब्द लगाओ, एक शब्द छोड़ दिया मैंने, है अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और बालों को बांधने का। बालों को, हाँ, लड़कियों को बाल बांधकर रखना चाहिए। और कई छोटी लड़कियों ने प्रवचन सुनकर टीवी में मेरे कहने से बाल बांधने शुरू किए हैं। ये मैंने कई बार, उन्होंने मुझे आकर बताया है, बोले माता जी ये पहले बाल नहीं बांधती थी, जब से आपने प्रवचन में कहा तब से बाल बांधने लगी। 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए जल्दी से। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हो, अपना अपना महत्व सुन लो। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। वड़नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में वड़नगर का। बड़ा ही महत्व। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जबलपुर, जयपुर और ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बेलदा, घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में बेलदा बंगाल का। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। टीका में रोली का, पर्वों में होली का, शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का, भगवान के सामने फैलाने में झोली का, रजाई में खोली का, विधान में मोली का, और आने वालों में काकरोली का। बड़ा ही महत्व है। जोटवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में झोटवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। राहतगढ़, झारखंड, पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में या बुरे काम करने पर दंड का, और आने वालों में झारखंड का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का,
और आने वालों में सिरसागंज का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर बोल दिया। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। त्यूरी, अच्छा, भोजन में बड़ी का, भोजन में बड़ी का, बच्चों के लिए छड़ी का और आने वालों में त्यूरी का। गंदवानी, बच्चों में नानी का, पीने में शुद्ध पानी का, मंदिर में जिनवानी का और आने वालों में गंदवानी का। महगांव, महगांव, अरे 2 मिनट। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, आने वालों में महगांव का। रात्रि में शशि का, कप में वशी का और आने वालों में नानसी का। सुनो सुनो, पानी में गागर का, शैली में नागर का और आने वालों में सागर का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। खुरई, चक्की में उरई का, चक्की में उरई का, भोजन में तुरई का और आने वालों में खुरई का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, जल्दी से बैठने का। चिलकाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में चिलकाना का। शुरू में बताया था शांति धारा के पहले, इस स्वस्ति धाम के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां पर पूर्व में 18 जून 2014 को मुनीश्वरनाथ भगवान को विराजमान किया गया था और 7 फरवरी 2020 को यहाँ विराजमान किया। अब उसी जगह पर आने वाली 7 फरवरी 2025 को एक भव्य जिनालय का शिलान्यास होगा और उसमें विराजमान होंगे मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा भूगर्भ से निकली थी, उसकी स्थापना होगी। तो बंधुओं, आज ये महासौभाग्य आपको मिल सकता है उस जिनालय के अंदर एक शिला लगाने का, और आज जो शिला की घोषणा करेगा उनको एक साथ 2 लाभ मिलने वाले हैं। नवीन जिनालय में शिलान्यास, एक शिला 7 फरवरी को आपके नाम से लगाई जाएगी। साथ ही आने वाली 1 जनवरी परसों नव वर्ष की शांति धारा में भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा, आपके नाम से शांति धारा होगी और नया वर्ष का आगाज होगा बड़े बाबा की शांति धारा के साथ में। और जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। एक शिला अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जिसमें 51,000 रुपये रत्नशिला की राशि, 21,000 रुपये हीरक शिला की राशि, 11,000 रुपये स्वर्ण शिला की राशि और 5100 रुपये रजत शिला की राशि है और 2100 रुपये ताम्र शिला की राशि है। एक एक शिला अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य लगाएं। जिन जिन के भाव बन रहे हैं अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं। बंधुओं, अतिशय क्षेत्र पे जाकर के नवीन जिनालय में अपना योगदान देना महान पुण्य का उदय आता है, तब ऐसा सुअवसर मिलता है। और वर्ष 2024 के अंतिम दिन चल रहे हैं। आपको हमेशा याद रहेगी कि वर्ष 2024 के सेकंड लास्ट डे अमावस्या के दिन जहाजपुर वाले बाबा के चरणों में मैंने अपना द्रव्य लगाया था नवीन जिनालय में। तो किसी के भाव बन रहे हो 11,000, 21,000, 5100, जो भी आपके भाव बन रहे हैं, एक शिला की घोषणा अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करें। 2021 में अपनी समाज के साथ आया था, हमने इस मनोहरकारी प्रतिमा को देखा और हमने अपने जिनालय में इसको मूल नायक के रूप में प्रतिस्थापित किया अप्रैल 22 में। और आज मैं दूसरी बार आया हूँ और यहाँ का बहुत चमत्कार है, लोग आनंदित होते हैं और माता जी की वाणी से जो रस झरता है वो सदैव झरता रहे। माता जी दीर्घायु हों और धर्मवात्सल की भावना को, प्रभावना को, श्रुत वाणी को जन जन तक पहुँचाएँ, यही मेरी भावना है। जय जिनेंद्र सभी को। अभी तक हम आदरणीय परम पूज्य माता जी को टीवी पर देखते थे और सुनते थे, आज साक्षात देखने और सुनने का मौका मिला। बहुत दिनों से भावना थी मगर संयोग आज मिल पाया और आज मुनीश्वरनाथ भगवान के अभिषेक, शांति धारा, पूजन आदि करके बहुत ही अनुपम अनुभव हो रहा है। जय जिनेंद्र सभी को। था आज मम्मी ने ही, उनका पुण्यतिथि है, आज उनके आशीर्वाद से उनका मैं आज मुनीश्वर भगवान के कलश में शामिल हो सका। मैं बहुत वंदना करता हूँ, इसी तरह इसी हमेशा आता रहूँ
यही कामना करता हूँ मैं। आइए भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। आज मैं इतनी खुश हुई कि मैं यहाँ आई हूँ। लास्ट ईयर इसी समय हम ये भाव यहाँ आए थे जहाजपुर में, और मैं ये भावना भा के गई थी कि भगवान जल्द ही अपने दर्शन के लिए हमें वापस बुलाना, मगर ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ये सपना वापस पूरा होगा। लास्ट ईयर हम लोग जब आए थे तो माता जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, और इस ईयर हमें वापस से माता जी के भी दर्शन हो गए और मुनि सुव्रत नाथ भगवान के ये अतिशय क्षेत्र के आने का सौभाग्य वापस प्राप्त हुआ। बहुत ही खुशी है हमें इस बात की। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा, और जाने का मन नहीं करता लेकिन जाना पड़ रहा है। मुनि सुव्रत नाथ भगवान की इतनी बढ़िया मनमोहक मूर्ति है कि देखते रहो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी बोली 51 में गई शांति धारा करने का सौभाग्य मिल रहा है। आइए जोरदार ताली से पर शांति धारा करके ही अपने जीवन को प्लस किया, आपके पुण्य की अनुमोदना। उधर देखिए, अपने जीवन को कृतार्थ किया, आपके पुण्य की अनुमोदना कर। जी मुंबई घोषणा है, नाम लिखवाइए। बहुत बहुत अभिनंदन जबलपुर वालों का। जी डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर भव्य खड़े हो जाइए, आ जाइए भैया, दे दो। नगर वाले जी पूरा परिवार।